इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डायरी के पन्ने जिसके लेखक है एन फ्रैंक, और यह आपको यह पाठ 12 क्लास हिंदी पूरक बितान 2 आधार में आपको पढ़ना होगा। मतलब हिंदी पूरक बितान 2 आधार का चैप्टर 4 है। तो इसका पहला प्रश्न है, यह 60 लाख लोगों की तरह से बोलने वाली एक आवाज़ है, एक ऐसी आवाज़ जो किसी संत या कवि की नहीं बल्कि एक साधारण लड़की की है। यह लेखिका कहती है एन फ्रैंक। इलावा हर रनबुंग की इस टिप्पणी के संदर्भ में एन फ्रैंक की डायरी की पठित अंश पर विचार करें। मतलब इसमें विचार करना होगा। लिया हर रनबुंग द्वारा की गई टिप्पणी से यह 60 लाख लोगों की तरह से बोलने वाली एक आवाज़ है, एक ऐसी आवाज़ जो किसी संत या कवि की नहीं बल्कि एक साधारण लड़की की है। स्पष्ट होती है कि एन फ्रैंक ने अपने पत्र में जिन यंत्रणाओं और भयानक परिस्थितियों को उजागर किया है वह एक वर्ग विशेष भोग रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यदाहू समुदाय सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। एन फ्रैंक ने जिन यंत्रणाओं को उजागर किया है वह न केवल उसमें भोगी थी बल्कि जर्मन के प्रभाव में हॉलैंड के अनेक परिवारों को इसकी अकल्पनीय यंत्रणाओं से जूझना पड़ा था। मतलब हॉलैंड के अनेक परिवारों को जर्मन के प्रभाव में। एन फ्रैंक अपनी डायरी के माध्यम से विश्व समुदाय को बताती है कि पूरा विश्व को, यानी कि उन्हें गुप्त तहखाने में लंबे समय तक छुप कर रहना पड़ा। तहखाने मतलब स्थान, जगह, जैसे मैं खाने मतलब दारू वाला जगह होता है, वैसे तहखाने मतलब एक खुफिया जगह। वह बाहरी दुनिया से कटकर अज्ञातवास के दौरान भूख, गरीबी, बीमारी के साथ साथ शारीरिक और मानसिक यात्राओं को सहते सहते एक पशु के समान न रही। न केवल यह बल्कि उसके साथ अन्य 7 सदस्यों को भी अमानवीय परिस्थितियों में रहकर जीवन मृत्यु के बीच जूझ रही थी। उसके साथ सदस्य भी थी, उसके साथ लेखिका के साथ। स्वयं को नाराजियों के शिकंजे से बचाए रखने के लिए वह 2 बरस तक नरकीय जीवन जीने को विवश थी। ऐसी स्थिति केवल एन फ्रैंक के परिवार ने नहीं बल्कि तत्कालीन 60,000 से अधिक यहूदी लोगों ने भोगी। यातना भोगते हुए कोई भी किसी को अपने मन की बात कह पाने में असमर्थ था। परंतु एन फ्रैंक ने द्वितीय विश्व युद्ध में विभाजित को झेलते हुए भी एक डायरी लिखी जो उन ऐसी परिवारों लोगों की पीड़ा को उजागर करती है। इतलावा हर रनबुंग के अनुसार एन फ्रैंक ने डायरी केवल एन फ्रैंक की पीड़ा को ही उजागर नहीं कर रही थी, अपूर्ति एन फ्रैंक ने उन 60,000 लोगों की आवाज़ को वाणी दे रही जो इस विषिका का शिकार हुई थी। प्रायः डायरी शब्द सुनते ही किसी साधु संत या कवि की रचनाओं का संग्रह, असमीक का बोध होता है। परंतु एन फ्रैंक की डायरी इन यहूदियों की अकाल मृत्यु का कारण का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसे एन फ्रैंक ने अपनी
मनोव्यथा को हल्का करते हुए दर्ज किया है। मतलब कि यह एन फ्रैंक की डायरी, जिसे शीर्षक ही है, पाठ का शीर्षक है डायरी के पन्ने, तो उस डायरी में अपने शरीर में हुए यातनाओं, अपने कष्ट को लिखे हैं। उस कष्ट का एक सबूत है, उसके बारे में दस्तावेज कह सकते हैं, एक दस्तावेज है अपने कष्ट और अपने दर्दनाक जीवन को जूझ रहे संकटों के समय का सबूत। दूसरा प्रश्न है, काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। लेखिका कहती है, अफसोस ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला। डॉट। क्या आपको लगता है कि एन ने इस कथन में उसके डायरी लेखन का कारण छिपा है? क्या लगता है? हो सकता है, क्योंकि इसकी डायरी में तो सब कुछ लिखती ही है, अपनी बात। तो पढ़ते हैं इसका आंसर। एन फ्रैंक ने पन्नों को पढ़ते पढ़ते ज्ञात होता है कि वास्तव में उन्होंने अपने जीवन की रक्षा में इतने कष्ट भोगे। उस समय उनकी मनोव्यथा, मन पीड़ा को सुनने वाला कोई न था। 2 वर्ष के लंबे अंतराल में अज्ञातवास भोगते भोगते उसने अपने द्वारा भोगे गए अमानवीय जीवन को दर्ज करने के लिए पत्रों को माध्यम बनाया। वहाँ उनके पत्रों को पढ़ने सुनने वाला कोई न था, क्योंकि चारों ओर उनकी मौत का लंकानाच होता नजर आता था। एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए हर वक्त पकड़े जाने का भय था। इसीलिए वे किसी तहखाने या गैस चैम्बर में छिपकर रहने को बेबस थे। एन फ्रैंक ने स्वयं अपनी आंखों से यातना शिविर में दिए जाने वाले यातनाओं को देखा था, परंतु वह इन सबका वर्णन किसी दूसरे के सम्मुख प्रकट करने में असमर्थ थी। उनका मन चाहता था कि वह अपने मन की व्यथा, मतलब कष्ट, किसी को सुनाकर अपनी दुख दर्द बांटकर अपने दिल हल्का करे, परंतु शंका और संदेह का वातावरण में रहे लोगों के मध्य अपने दिल की बात किसी को न कह पाती थी। अतः भावुक मना एन फ्रैंक ने मन पुकार उठा कि काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं की गंभीरता से समझ पाता। अफसोस ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला। उनकी एन फ्रैंक की बात है, मतलब उसकी भावनाओं, उनकी दर्द दुख बांटने वाला कोई तो होता जो मेरे दर्द दुख और मेरी भावनाओं को समझ सकता, लेकिन आज तक कोई सा व्यक्ति नहीं मिला। जब वह अपने मनोभावों की प्रभाव को रोकने में असमर्थ रही तो उसकी डायरी लेखन के माध्यम से अपनी पीड़ा को हल्का किया। निष्कर्ष, हम कह सकते हैं कि उनकी पत्र स्वयं उस तत्व को उजागर करते हुए एन फ्रैंक ने अपने जीवन में जो कुछ यातनाएं भोगी, अमानवीय व्यवहार सहा, उसे व्यक्त करने के लिए ही डायरी लेखन की ओर उन्मुक्त हुई। मतलब उसे व्यक्त करके डायरी लेखन में उन्मुख हुई। प्रश्न 3, 13 जून 1944 के अंश में समाज में स्त्री की स्थिति को लेकर एन ने जो विचार व्यक्त किए उसका सार संक्षेप प्रस्तुत करें और आज भी भारत में स्त्री की स्थिति के साथ उनकी तुलना करें। मतलब 13 जून 1944 में एन ने स्त्रियों के विचार, उसकी स्थिति पर जो लिखी उसमें और आज में तुलना करें। मतलब करना है कौन कौन से दोनों में कॉमन सेंस उभयनिष्ठ हैं। प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध की दूसरे विश्व युद्ध की विभीषिका यातना को झेलते झेलते एन फ्रैंक ने 13 जून 1944 को जो पत्र लिखा उसमें उनके
नारी जीवन की विडंबना को व्यक्त किया। वह इस दिन 15 वर्ष की हो चुकी थी। वह संवेदनशील और स्वाभिमानी स्वभाव की थी, साथ ही नारीत्व के प्रति ममता एवं श्रद्धाभाव भी रखती थी। उसने अपने पत्र में विवश परिदृश्य में नारी की भूमिका को व्यक्त करते हुए लिखा कि स्त्री पुरुष का संबंध स्वाभाविक होते हैं। एन फ्रैंक ने संवेदनशील लड़की है। वह निश्चल संबंधों में विश्वास रखती है। वह स्वयं को मर्यादित मानती है। वह प्रकृति प्रेमी और शांति प्रेमी है। वह मनुष्य द्वारा उत्पन्न की गई भेदात्मक व्यवस्थाओं के प्रति रोष प्रकट करती है। उसने स्त्री के प्रति सहानुभूति एवं पुरुष के प्रति विरोध प्रकट करते हुए कहा है, स्वाभाविक पुरुष और औरतों पर शुरू से ही आधार का शासन करना शुरू किया है कि उनकी तुलना में शारीरिक रूप से ज़्यादा सक्षम है। पुरुष ही कमाल कर लाता है, बच्चे पालता पोसता है और जो मन में आए करता है। एन फ्रैंक पुरुषों की ऐसी मानसिकता का विरोध करती है। वह मानती है कि जो स्त्री से अत्याचार और को सहती है वह बेवकूफ़ है। इसीलिए स्त्री को कभी हीन मानसिकता का गुलाम नहीं होना चाहिए। आज की स्त्री समाज में हर क्षेत्र में समानताओं का अधिकार रखती है। बुद्धिमान पुरुषों ने भी इस तत्व को ध्यान में रखते हुए स्त्रियों को समानताओं का अधिकार दिया है। वह स्त्री को प्रगतिशील बनाने को प्रेरित कर रही है। एन फ्रैंक चाहती है कि जब विश्व विजेता पुरुष प्रशंसा का पात्र है तो पुरुषों को जन्म देने वाली स्त्री क्यों नहीं। स्त्री को बच्चे पैदा करने के बाद सौंदर्यहीन होने पर छोड़ देना उचित नहीं। मनुष्य जाति का निरंतरता बनाए रखने के लिए स्त्री जिस प्रसव वेदनाओं से गुजरती है उतना वेदना तो देश पर शहीद होने वाला पुरुष भी नहीं सहता। इसका दायित्व यह भी है कि पुरुष द्वारा प्रताड़ित होने पर स्त्री प्रतिशोध की भावना में पुरुष से भिड़े। एन फ्रैंक इच्छा व्यक्त करती है कि समाज में औरतों को सम्मान और सराहना के साथ ही समानाधिकार और स्वतंत्रता दी जाए, जिसमें वह प्रालंबित न हो सके, मतलब दूसरों पर आश्रित, प्रालंबित। एन फ्रैंक द्वारा पत्र में व्यक्त किए गए विचार भारतीय समाज की स्त्रियों के विषय में भी है। आप वर्तमान में भारत में एन फ्रैंक की इच्छा अनुसार स्त्रियों की दशा में बदलाव भी हो रही है और अपने अपने सब पुरुषों की भांति स्त्रियों को भी अधिकार दिए जा रहे हैं। सबको एक समान अधिकार दिए जाएंगे। कानून में तो सबको एक समान अधिकार दिए गए हैं, पर वास्तविक ज़िंदगी में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। तो इसका बदलाव दिन ब दिन होते जा रहे हैं। चौथा में है एन की डायरी। अगर एक ऐतिहासिक दौर का जीवन दस्तावेज है तो साथ ही उसके निजी सुख दुख और भावनात्मक उथल पुथल का भी है। इन पृष्ठों में दोनों का फर्क मिट गया है। इस कथन पर विचार करते हुए अपनी सहमति या असहमति तर्कपूर्वक व्यक्त करें। उत्तर, एन फ्रैंक एक ऐसी असहाय बालिका थी जिसमें स्वयं युदित की विभीषिका को झेला था। वह अयहूदी परिवार की सदस्यता थी। इस परिवार की द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यातायाती सेना से छिपकर रहने को विवश होना पड़ा। हॉलैंड में रहने वाली अयहूदी परिवार के सदस्य एन फ्रैंक ने अपने
परिवार सहित भूख, गरीबी, बीमारी, शारीरिक मानसिक यंत्रणा सहते हुए ढोर डगर की तरह दुश्मन सेना से बचते बचते हुए तहखाने गैस चैम्बर से असामान्य जीवन जीने को बाध्य होना पड़ा। 13 वर्षीय एन फ्रैंक बाहरी दुनिया से अलग थलग पड़ गई। उसकी कल्पना, इच्छाएं, मानसिक शारीरिक पीड़ा, हंसी मजाक, युदिक का पीड़ा झेलते झेलते दम तोड़ने लगी। अकेलापन में उसने यातना शिविर के भयावह दृश्य अपने आँख से देखे। 2 वर्षों के दौरान उसका परिवार पुलिस से बचता रहा। मतलब 2 वर्ष तक उसका परिवार पुलिस से बचता रहा। उसकी इस बचाव के दौरान अपनी मन पीड़ा की डायरी में उड़ेलना शुरू कर दिया, मतलब लिखना शुरू कर दिया। उसका यह लेखन कार्य ऐतिहासिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया, जिसमें युद्धत विभीषिका झेलने वालों की पीड़ा उभर कर लोगों के सामने आई, जो आने वाली पीढ़ी के लिए इतिहास का विषय बन गया। यदि उसका यह डायरी पुलिस के हाथ लग जाता तो निश्चय ही 1942 से लेकर 44 तक की बर्बरता का उल्लेख हमें कहीं पढ़ने सुनने को न मिलता। यह सत्य है कि यह निजी जीवन की कहानी है, परंतु यह इतिहास दृष्टि से द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिकाएं झेल रहे 60,000 यहूदी लोगों के जीवन की कहानी है। एन फ्रैंक के यह पत्र केवल भावनात्मक उथल पुथल के पुलिदे मात्रा होकर ऐतिहासिक साहित्यता को उजागर करने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसके अभाव में द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिकाओं झेल रहे लोगों के जीवन और लोगों से अपरिचित हो रहे तात्विकों के कर्मानुसार पत्र लिखना पत्र की इतिहास से जोड़ देता है। 5वां प्रश्न है, एन ने अपनी डायरी कीड़ा को संबोधित चिट्ठियों की शक्ल में लिखने की जरूरत क्यों महसूस की होगी। एन फ्रैंक एक 13 वर्षीय बालिका थी, जो लेखिका भी है इस मेरी डायरी के पढ़ने का। यह एक असामान्य बालिका थी, जो संवेदनाओं की धनी होने के साथ ही बुद्धिमती भी थी। नियंत्रण 2 वर्षों तक दुनिया से अलग थलग रहते हुए शारीरिक मानसिक पीड़ा सहते कर किसी के लिए विक्षिप्त अथवा अर्धविक्षिप्त हो जाना स्वाभाविक होता है। लेकिन एन फ्रैंक ने अपनी मनोभावनाओं, हास्य, रुदान, चिंताओं, दुख सुख, भय, घृणा को जिस प्रकार अपने पत्र में व्यक्त किया है, उसे सदृढ़ होते है कि यह ऐसी स्थिति तक नहीं पहुंचना चाहती थी। इसीलिए स्वयं को हीन भावनाओं से ग्रसित होने अथवा कुठाओं को शिकार होने से बचने के लिए अपनी प्यारी गुड़िया कीडो, जो कि उसे जन्मदिन पर उपहार में मिली थी, को संबोधित करते हुए यह पत्र लिखा। अकेलापन से छुटकारा पाने के लिए एन फ्रैंक ने कीडो के माध्यम से एक ऐसे जीवित साथी मिल गया, जिसे लिखे एक संदेश दुनिया तक पहुंच गई। भले ही वह संदेश उसकी अकाल मृत्यु के बाद ही दुनिया तक पहुंची, परंतु वह अपने उद्देश्य को पूरा करने में सफल रही। यानी एन फ्रैंक, उनके पत्र में यही कदापि महसूस नहीं होता है कि वह किसी निर्जीवित वस्तु गुड़िया से संबंधित कर रही है। जब तक पत्र लिखती होगी तो निश्चित ही उसकी गुड़िया कीडो उसकी समित जीवित होती होगी। उसके इन पत्रों में कहीं भी कल्पना की उड़ना अथवा निर्जीव कथन का कहीं कोई आभास नहीं होता। उसके पत्र में से यही अनुभव होता है कि उसकी गुड़िया उसके मनोभावों को समझते हुए प्रत्युत्तर में अपने उसकी जीवन के प्रति आस्था व्यक्त कर रही
है। ये कहानी थी डायरी के पन्ने। डायरी के पन्ने के कुछ अंश जो कि जिसकी लेखिका एन फ्रैंक की अपनी जीवनी पर आधारित अपने डायरी के पन्ने पाठ है, जो कि कैसे वह एक दूसरा विश्व युद्ध में सरवाइव करें, कैसे 2 साल तक पुलिसों के साथ बची, उसके बारे में इसमें डिटेल से लिखी गई है। ये एक प्रकार का इतिहास भी कह सकते हैं और एक प्रकार से यह अपनी डायरी के पन्ने भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, लेकिन इसका दरअसल नाम ही है डायरी के पन्ने।